एपिसोड नंबर 2 को। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि शिन जो साकामोटो को मारने आया था वो भी अब उसी की दुकान पर काम करने लगता है। वो साकामोटो की तारीफ करता है कि रिटायर होने के बाद भी वो कितना खतरनाक है और कितनी आसानी से उसने उन सभी गुंडों को मार दिया था। साकामोटो अपने मन में शिन से कहता है कि वापस काम पर लग जाओ, लेकिन फिर भी शिन बोलता है कि आपने तो सबको एक झटके में मार दिया। अब ये बात साकामोटो की वाइफ सुन लेती है जिसका नाम एओई है। वो साकामोटो से पूछती है कि कहीं वो फिर से हिटमैन वाला काम तो नहीं करने लगा, जिस पर साकामोटो डरते हुए मना करता है। शिन बोलता है कि लेकिन आपने तो उन सबको मार दिया था, जिस पर साकामोटो कहता है कि उसने किसी को मारा नहीं है, बस बुरी तरह से घायल किया था। एओई अब गुस्से में साकामोटो को धमकी देती है कि अगर उसने कोई बुरा काम किया और फैमिली रूल तोड़ा तो वो उसे डिवोर्स दे देगी, जो सुन साकामोटो और ज्यादा डर जाता है। एओई के जाने के बाद शिन पूछता है कि ये फैमिली रूल क्या है, जिस पर साकामोटो उसे पेंसिल से मारने का सोचता है और बोलता है कि अपना मुंह बंद रखा करो। इसके बाद साकामोटो शिन को लेकर निकिता चाइना टाउन जाता है। उसे यहाँ से अपनी दुकान के लिए कुछ सामान लेना था, लेकिन शिन देखता है कि वो यहाँ इतनी दूर खाने के बंस लेने आया था जो कि उसकी फैमिली को बहुत पसंद है। शिन फिर से फैमिली रूल के बारे में पूछता है तो साकामोटो उसे मना कर देता है, और क्योंकि शिन माइंड रीड कर सकता है तो साकामोटो कभी उससे मुंह खोलकर बात ही नहीं करता, बल्कि अपने मन में ही उससे बात करता रहता है, जो चीज मुझे काफी फनी लगी। रास्ते में अचानक ही एक लड़की विंडो तोड़कर साकामोटो के ऊपर आ गिरती है, जिससे उसके बंस जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ लोग इस लड़की के पीछे पड़े हुए थे, जिनसे वो लड़ने को तैयार हो जाती है। इस लड़की का नाम है मिस्ट्री गर्ल लू शाओटैंग। शिन साकामोटो से कहता है कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, लेकिन साकामोटो अब भी अपने बंस को लेकर बैठा था जो खराब हो गए हैं। वो गुंडे अब लू पर अटैक करते हैं, लेकिन लू अकेले ही उन सब की पिटाई लगा देती है और शिन देखता है कि वो ताइची मार्शल आर्ट्स यूज कर रही थी। एक टकला आदमी अब लू को पीछे से पकड़ लेता है और बाकी गुंडे उसे चाकू मारने लगते हैं, लेकिन साकामोटो अपने चमचे से उस चाकू को पकड़कर तोड़ देता है और फिर एक मुक्के में उसे सुला देता है। शिन भी उस टकले आदमी के सिर पे ईंट मारकर उसे सुला देता है। एक आदमी के पास गन थी तो उसे लू ही पीट देती है, लेकिन फिर यहाँ और भी ज्यादा गुंडे आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि लू अपनी गैंग के साथ है। साकामोटो अब लू को उठाकर भागने लगता है और वो गुंडे उन्हें पकड़ नहीं पाते। वो गुंडे अपने बॉस को जाके बताते हैं कि वो लड़की भाग गई और इस काम में 2 आदमी भी उसकी मदद कर रहे थे। इनका बॉस कहता है कि हमने उस लड़की को ढूंढने के चक्कर में उसकी पूरी क्लैन को मार दिया है और फिर भी तुमने उसे खो दिया। वो आदमी बॉस से माफी मांगता है, लेकिन तभी एक आदमी पीछे से आकर उसकी गर्दन काट देता है और अपने भाई से कहता है कि ये देखो, ये अब भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। इनके नाम है सोनही और बाचो। ये दोनों भाई थे और दोनों ही तबाही थे। बॉस इन दोनों से कहता है कि उस लड़की के पास एक चाबी है जो इन्हें चाहिए। अगर इनके हाथ वो चाबी लग गई तो ये पूरे ब्लैक मार्केट पे राज करेंगे, तो इन्हें किसी भी कीमत पर उस लड़की को ढूंढना ही होगा और इनके रास्ते में कोई भी आए उसे खत्म कर दो। इधर शिन को पता चलता है कि ये लड़की एक माफिया फैमिली की बेटी है और उस फैमिली का नाम लू क्लैन है और वो गुंडे लू के पास जो चाबी है उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये चाबी उनकी क्लैन की एक हिडन वॉल्ट की है जो लू को उसके पेरेंट्स ने दी थी। शिन कहता है कि इस चाबी को तुम फेंक क्यों नहीं देती, ये उसकी जान से ज्यादा कीमती है क्या? लू कहती है कि उसके मॉम और डैड इस चाबी को प्रोटेक्ट करने में मारे गए हैं, तो अगर ये चाबी उसने गुंडों को दे दी तो ये ऊपर जाकर अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएगी। लू कहती है कि ये तुम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है और वो यहाँ से जाने लगती है। साकामोटो अब लू से पूछता है कि क्या उसे बंस बनाने आते हैं। लू कहती है कि डैड ने उसे सिखाया था। शिन साकामोटो से कहता है कि हमें इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए, ये लड़की उसे ठीक नहीं लग रही। साकामोटो कहता है कि आज की शॉपिंग यहीं कैंसिल करते हैं, हमें इस लड़की को प्रोटेक्ट करना है और अगर ये जिंदा घर पहुंच गए तो लू को इनके लिए बंस बनाने होंगे। लू कुछ बोल पाती उससे पहले ही बाचो वहां आके साकामोटो के मुंह पर
जोर से लात मारता है जिससे वो एक बिल्डिंग के अंदर जा गिरता है। ये लोग बातें कर रहे थे और इतनी देर में ही ये दोनों गुंडे यहाँ आ गए। लू शिन को बताती है कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं और हिटमैन हैं। ये बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं लेकिन कभी अपने टारगेट को जिंदा नहीं छोड़ते। ये सीरियल किलर्स हैं जिन्हें लोगों को मारने में मजा आता है। ये लोग सनकी हैं और अपने विक्टिम्स का सिर काट के उनका स्केच बनाना इनकी हॉबी है। बाचो ये सुनकर बोलता है कि हम तो फेमस हो गए, जिस पर सोन ही कहता है कि हम हिटमैन हैं, लोगों को हमारे बारे में ज्यादा पता नहीं होना चाहिए। शिन तभी सोन ही को मारने आता है लेकिन सोन ही उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम गुस्सा हो क्या कि हमने तुम्हारे दोस्त को मार डाला। शिन अब कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो मर गया, तुम कितने बुद्धू हो। कोई नौसिखिया हिटमैन ही होगा जिसे साकामोटो के बारे में नहीं पता है। बाचो अब लू के पीछे जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन साकामोटो यहाँ आकर एक मुक्के में उसे सुला देता है जिससे उनके नीचे की छत टूट जाती है। सोन ही साकामोटो से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर साकामोटो बोलता है कि राजमा के बंस भी अच्छे लगेंगे। छत तोड़कर ये लोग एक किचन में आ गए थे। सोन ही लू से कहता है कि चाबी हमें दे दो तो तुम्हें आसान मौत मिलेगी। लू बोलती है कि ये उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है तो वो इसे कभी नहीं देगी। सोन ही बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी यही बोला था जब मैंने उन्हें मारा था। ये सुन लू गुस्से में इन पर अटैक करने जाती है लेकिन साकामोटो उसे खींचकर पीछे कर देता है। शिन लू को समझाता है कि उसे गुस्से में फैसले नहीं लेने चाहिए। लू कहती है कि उस वॉल्ट में उसके परिवार का सब कुछ है जिसके लिए इन कमीनों ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। सोन ही अब लू पर एक कुनाई फेंक कर मारता है लेकिन साकामोटो उसे पकड़ लेता है। सोन ही साकामोटो से कहता है कि हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। वहीं लू को समझ नहीं आता कि उसे बचाने के लिए साकामोटो अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें साकामोटो एओई के लिए गिफ्ट लेकर जाता है लेकिन उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। एओई समझ जाती है कि वो किसी का खून करके आ रहा है और उसे यह खून की कमाई वाला गिफ्ट भी नहीं चाहिए। एओई कहती है कि अगर वो अपने बुरे काम नहीं छोड़ सकता तो वो दोनों साथ भी नहीं रह सकते। इतना कह के एओई छत से नीचे कूद जाती है। साकामोटो भी कूद कर उसे पकड़ लेता है और दोनों नीचे बर्फ पे जाके गिरते हैं जिससे उन्हें चोट नहीं आती। एओई कहती है कि अगर मैं मर जाती तो तुम मुझे मिस करते, इसीलिए तुम भी कूद पड़े। इस फीलिंग को ही प्यार कहते हैं। एओई अब साकामोटो से प्रॉमिस लेती है कि अब से वो किसी को नहीं मारेगा, यही उनका रूल होगा और अब तक उसने जितने भी पाप किए हैं उनकी भरपाई करने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी लोगों की जान बचाएगा। शिन भी साकामोटो के माइंड में ये फ्लैशबैक देख लेता है और समझ जाता है कि उनका फैमिली रूल यही था कि वो किसी को जान से नहीं मार सकता। वो दोनों भाई अब साकामोटो पर हमला कर देते हैं और साकामोटो उनसे करछी और चम्मच से ही लड़ने लगता है और ये दोनों उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते। वो दोनों अब अपनी कास्ट आयरन टेक्निक से एक साथ साकामोटो पर हमला करते हैं और उसे काटने की कोशिश करते हैं लेकिन साकामोटो उन सभी अटैक्स को डॉज कर देता है, बल्कि उसकी एक नस खिंच जाती है जिस पर शिन बैंडेड लगा देता है। सोन ही सोचता है कि उनके इस अटैक से आज तक कोई नहीं बच पाया है, फिर इतना बड़ा होने के बाद भी साकामोटो पर एक खरोच भी कैसे नहीं आई। इसके बाद ये अपनी और खतरनाक टेक्निक यूज करने का सोचते हैं लेकिन साकामोटो बाचो के सिर पे एक बर्तन दे मारता है और सोनही का हथियार तोड़ देता है। सोनही अब साकामोटो को छोड़कर लू की तरफ जाता है लेकिन शिन उसका दिमाग पढ़कर उसे पीछे खींच लेता है और फिर साकामोटो उसके सिर पे फ्रिज दे मारता है और दोनों भाई की बत्ती गुल हो जाती है जिन्हें शिन एक रस्सी से बांध देता है। लू पूछती है कि आखिर तुम दोनों हो कौन, जिस पर साकामोटो कहता है कि हम एक दुकान पर काम करते हैं। इधर बॉस गुस्सा हो रहा था, ये सोनही और बाचो कहाँ रह गए। वो खजाने से भरा वॉल्ट उसके सामने ही था लेकिन उसे खोलने के लिए उसे चाबी चाहिए। तभी साकामोटो और शिन बाचो और सोनही को लेकर यहाँ आ जाते हैं। बॉस को समझ नहीं आता कि ये दोनों अंदर कैसे आ गए। तभी लू पीछे से आकर बॉस की गर्दन पे चाकू रख देती है जिसे देख बॉस रोते हुए माफी मांगने लगता है। अब लू उसे जान से तो नहीं मारती लेकिन उसकी बुरी तरह से धुलाई कर देती है और बोलती है कि हर बात पे लोगों को मारना ही जरूरी नहीं होता, हमें पास्ट भुलाकर एक हैप्पी लाइफ जीना चाहिए, ऐसा उसके डैड कहा करते थे। इसके बाद लू उस चाबी से वॉल्ट को ओपन करती है। उसमें खजाना पड़ा हुआ था लेकिन साथ में कुछ किताबें, सीडी और खिलौने भी रखे हुए थे। एक किताब में लिखा हुआ था कि लू क्लैन का जो हेड होगा उसे अपना सबसे कीमती आइटम यहाँ रखना पड़ेगा। तो अलग अलग हेड ने अलग अलग आइटम यहाँ
वहाँ रखे हुए थे। लू के डैड ने एक ड्रिंक छोड़ी हुई थी जो वो लू के बड़े होने पर उसके साथ पीना चाहता था। इसके बाद साकामोटो अपने बंस निकालता है जो उसने अभी तक रखे हुए थे। ये कुचले गए थे लेकिन अब भी स्वादिष्ट लग रहे थे और तीनों उन्हें खाने लगते हैं। अगले दिन से लू भी साकामोटो के यहाँ काम करने लगती है। वो यहाँ पर पॉर्क बन बनाया करेगी। शिन बोलता है कि तुम्हारे पास तो इतना बड़ा खजाना है, जिस पर लू कहती है कि वो अपनी खानदानी चीजों का यूज थोड़ी करेगी। साकामोटो शिन से कहता है कि अब वो भी उसकी फैमिली का हिस्सा बन गया है तो उसे भी फैमिली रूल को फॉलो करना पड़ेगा कि वो किसी को जान से नहीं मारेंगे। दूसरी तरफ हम एक मीटिंग देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि साकामोटो के सिर पे इनाम रखा हुआ है। जो भी उसको मारेगा उसे पूरे 1 बिलियन येन का इनाम मिलेगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया। साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 3 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि शिन के साथ लू भी साकामोटो की दुकान पर काम करने लगती है, लेकिन वो काम पर काफी लेट आया करती थी, जिसके लिए शिन उसे डांट लगाता है। वो सामान को ठीक से जमा के भी नहीं रख रही थी और बोलती है कि कस्टमर को जो चाहिए वो खुद उठा लेगा। ये सब देख शिन समझ जाता है कि लू ने आज से पहले कोई काम नहीं किया होगा, जिस पर लू बताती है कि वो अपने पापा के काम में मदद करती थी। वो बड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें बोरे दफनाया करती थी, पर उसे नहीं पता कि उन बोरों में क्या होता था। शिन अब साकामोटो से कहता है कि हमें इस लड़की को काम से निकालना होगा, ये दुकान का माहौल खराब कर रही है। अब साकामोटो दोनों को शांत करते हुए कहता है कि शिन, तुम्हें लू से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, और लू, अगर तुम काम पर लेट आओ तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। अब ये सुन दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि साकामोटो कभी इतना ज्यादा नहीं बोलता। बोलना तो छोड़ो, वो कभी इतना सोचता भी नहीं है। शिन को शक होने लगता है क्योंकि साकामोटो आज कुछ अलग ही लग रहा था। तभी गेट खुलता है और एक दूसरा साकामोटो दुकान के अंदर आ जाता है और दो साकामोटो को देख लू और शिन चौंक जाते हैं। अब ये दूसरा साकामोटो चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और अखबार पढ़ने लगता है, यानी कि ये ही असली साकामोटो है। नकली साकामोटो अब उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन असली उससे बच जाता है और फिर एक नाइफ उठा के नकली साकामोटो की गर्दन पे रख देता है। दोनों अब अपने हथियार पीछे कर लेते हैं और साकामोटो कहता है कि बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई नागुमो, और वो नकली साकामोटो अपने असली वाले रूप में आ जाता है। इसका नाम नागुमो है और इसके पास ये एबिलिटी है कि ये किसी का भी रूप ले सकता है। और तो और शिन इसका माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा था। नागुमो अब इन दोनों को बुद्धू बनाने के लिए इन पर हंसने लगता है, जिसके लिए वो इसके सिर पे एक लड्डू उगा देते हैं। नागुमो अब इन्हें बताता है कि वो सामने वाले सुपरमार्केट में काम करता है और साकामोटो का दोस्त है और वो सिर्फ 18 साल का है, लेकिन इनके सामने तो कोई सुपरमार्केट था ही नहीं। अब साकामोटो बताता है कि ये एक हिटमैन है, हम साथ काम करते थे और ये 27 साल का है, यानी उसने फिर से लू और शिन को झूठ बोला था। वो फिर से उसकी धुलाई करते हैं और एक कुर्सी से बांध देते हैं। नागुमो बताता है कि साकामोटो के सिर पे इनाम रखा गया है पूरे 1 बिलियन येन का। लू और शिन को ये बात भी झूठ लगती है, लेकिन नागुमो कहता है कि ये सच है। JAA ने कल ही ये बात डिसाइड की है। JAA का मतलब है जापान एसोसिएशन ऑफ असैसिन। नागुमो आगे कहता है कि इनाम के बारे में अभी कुछ लोगों को ही पता है, लेकिन ये खबर कल तक सबको पता चल जाएगी। तभी एक आदमी यहाँ पिज्जा की डिलीवरी करने आता है, लेकिन शिन उसके मन की बात सुन लेता है। वो असल में साकामोटो को मारने आया था। ये आदमी भी एक हिटमैन है और इसका नाम है पिज्जा नाकाजीमा। ये आदमी अब नागुमो की गर्दन पे कटर रखता है और उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन साकामोटो और लू तो मजे से पिज्जा खा रहे थे और वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। तभी नागुमो अपनी कुर्सी से उठकर नाकाजीमा पर रियर चौक लगा देता है, जिससे वो मरने ही वाला था, लेकिन साकामोटो उसे रुकने को बोल देता है। नागुमो साकामोटो के नो किलिंग वाले रूल का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये तो मामूली हिटमैन था, लेकिन नागुमो के जैसे हिटमैन आ गए तो क्या साकामोटो बच पाएगा। नागुमो कहता है कि वो मजाक कर रहा है और उसका ग्रुप
इस मामले में दखल नहीं देगा। असल में नागुमो द ऑर्डर नाम के ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें ये लोग दूसरे हिटमैन्स को मारने का काम करते हैं और साकामोटो भी इस ग्रुप का हिस्सा रह चुका है। नागुमो अब यहाँ से जाने लगता है। साकामोटो उससे पूछता है कि मेरे मरने से किसी को क्या ही फायदा होगा। नागुमो कहता है कि पता नहीं, हमें तो बस मिशन पूरा करने से मतलब होता है। और रिटायर होने के बावजूद साकामोटो ने कुछ माफिया ग्रुप्स की पिटाई की है, जिससे कई लोगों की नजर उस पे पड़ गई है। ये पिज्जा वाला तो नूब था, लेकिन अब इससे भी खतरनाक लोग साकामोटो को मारने आएंगे। इसके बाद नागुमो उस पिज्जा वाले को उठाकर यहाँ से चला जाता है। शिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गायब हो चुका था और शिन सोचता है कि क्या वो हमारी साइड था। उस पिज्जा बॉक्स पर एक कैमरा लगा हुआ था, जिसके जरिए हिटमैन का एक ग्रुप साकामोटो को देख रहा था। इस ग्रुप का नाम दोंदेनकाई है। वो बात करते हैं कि इस मोटे पर सच में 1 बिलियन का इनाम है। इससे ज्यादा खतरनाक तो वो नागुमो लग रहा था। इनका लीडर कहता है कि हमें साकामोटो को कम नहीं आंकना चाहिए और उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। आखिर वो ऑर्डर ग्रुप का हिस्सा था। बाकी लोग कहते हैं कि ऑर्डर तो बस सुनी सुनाई कहानी है और ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता था, और वैसे भी साकामोटो को रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं, तो उसे मारना इतना मुश्किल नहीं होगा। तभी साकामोटो कैमरे की तरफ गन पॉइंट करता है और उन सबसे कहता है कि अगर तुम मेरा पीछा करते रहे तो मैं तुम्हें नर्क की सैर करवाऊंगा। इतना कह के वो कैमरे को शूट कर देता है। अब शाम को शिन और साकामोटो बात करते हैं कि कुछ दिन उन्हें छुप कर रहना चाहिए, पर तभी साकामोटो की वाइफ और बेटी यहाँ आ जाते हैं और वो कल के लिए बहुत एक्साइटेड थी। और अब साकामोटो को याद आता है कि कल तो उसे इन दोनों को थीम पार्क में घुमाने ले जाना था। अगले दिन ये सभी थीम पार्क में जाते हैं और अलग अलग राइड्स में बैठने लगते हैं। साकामोटो और लू को तो राइड्स पर बैठने में बहुत डर लग रहा था। हाना कहती है कि ये पार्क बहुत बड़ा है और इसमें शुगर बनी नाम का एक मैस्कॉट है, जो कि उसे बहुत पसंद है और आज ये लोग बहुत मजे करेंगे। वहीं साकामोटो को चिंता हो रही थी कि यहाँ कोई और उस पर अटैक ना कर दे। शिन अब लू से कहता है कि उनका आज का मिशन साकामोटो को प्रोटेक्ट करना है और ये भी कि उनकी फैमिली अच्छे से एंजॉय कर सके। लू पूछती है कि यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें दुश्मन कौन है। अब शिन बताता है कि उनके आसपास अभी तो कोई दुश्मन नहीं है। वो अपने आसपास के 30 मीटर की रेडियस तक सभी लोगों के दिमाग पढ़ सकता है। अगर कोई मर्डर करने के इरादे से आता है तो उसे पहले से ही पता चल जाएगा। अब लू कहती है कि क्या तुम मेरा माइंड भी पढ़ते हो ठरकी? शिन कहता है कि ऐसा नहीं है। उसे माइंड रीड करने के लिए बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है, जैसे कि किसी रेडियो का सिग्नल मिलाना हो। अब अचानक ही शिन को पता चलता है कि उनकी तरफ एक दुश्मन आ रहा है। वो माइक के जरिए साकामोटो को बता देता है इस हिटमैन का नाम कूरी है, जो कि सफाई वाला बन के आया था। लू हाना और एओई का ध्यान भटकाती है क्योंकि उन्हें इस सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद वो हिटमैन साकामोटो के पास आते ही उस पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो उसी की पेन निकालकर उसी की छाती में घुसा देता है, वो भी बिना देखे। लू और शिन तुरंत उसकी बॉडी को एक डिब्बे में डाल के यहाँ से ले जाते हैं और देखते हैं कि साकामोटो ने इस आदमी पर जानलेवा हमला नहीं किया था और ये बच जाएगा। अब एक दूसरा हिटमैन तात्सु दूर से ये सब देख रहा था। वो सोचता है कि साकामोटो के पास जाने से पहले इस शिन का कुछ करना पड़ेगा। फिर उसे एक आइडिया आता है कि वो कुछ सोचेगा ही नहीं, तो शिन उसका माइंड भी रीड नहीं कर पाएगा। अब ये सभी एक रोलर कोस्टर राइड पे जाके बैठ जाते हैं। लू और शिन सबसे पीछे बैठे थे ताकि वो सभी पर नजर रख सकें। तात्सु भी इनके सामने ही बैठा था। अब शिन तो नहीं, लेकिन लू को उस पे शक हो जाता है कि वो आदमी कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब ये सुन तात्सु सोचता है कि इतना छुपने के बाद भी मैं पकड़ा गया, जो कि शिन सुन लेता है और तुरंत साकामोटो को बता देता है। तात्सु अब साकामोटो पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली उसके चश्मे से टकरा जाती है, यानी उसने बुलेट प्रूफ चश्मा पहना हुआ था। अब शिन जंप मार के तात्सु के पास जाता है और उसे लेकर रोलर कोस्टर से कूद जाता है। दोनों उसकी पटरी पे जाके रुकते हैं। शिन तात्सु से कहता है कि साकामोटो आज छुट्टी पर है और मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, और वो लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी रोलर कोस्टर इनकी तरफ आता है, लेकिन दोनों उस पर से जंप कर देते हैं। लेकिन इसी टाइम तात्सु 2 चाकू शिन की तरफ फेंकता है, जिनमें से एक उसकी टांग पर लग जाता है और शिन को पता चलता है कि इन चाकू पर जहर लगा हुआ था, जिससे शिन को दिखना कम हो जाता है। ये जहर तात्सु ने खुद ने बनाया था। वो ये भी कहता है कि उसने साकामोटो की आंखों में मौत का डर देखा है। जब इंसान अपनी मौत से डरने लगता है तब वो कमजोर होता है। शिन कहता है कि साकामोटो मरने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के मिशन पर हैं, जिसके लिए वो कुछ भी कर
कर सकते हैं। रोलर कोस्टर फिर से इनकी तरफ आता है, लेकिन इस बार शिन उसके ऊपर जंप नहीं करता, बल्कि उसके जरिए तात्सु तक आता है। दोनों अब रोलर कोस्टर पर लड़ने लगते हैं। शिन को दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसे लड़ने में दिक्कत हो रही थी। तभी वो हाना का माइंड रीड करता है, जो सोच रही थी कि शुगर बनी का शो देखने में मजा आएगा। अब शिन तात्सु को पकड़कर रोलर कोस्टर से छलांग लगा देता है और दोनों शुगर बनी वाले स्टेज पर जाकर गिरते हैं, जहां पर एक नाटक चल रहा था जिसमें शुगर बनी गुंडे को हरा देता है। शिन अब शुगर बनी की कॉस्ट्यूम पहन लेता है और तात्सु से लड़ने लगता है। सभी लोग शुगर बनी के लिए चीयर कर रहे थे। शिन अब तात्सु की बुरी तरह से धुलाई करने लगता है। तात्सु को समझ नहीं आता कि बिना देखे ये इतना अच्छे से कैसे लड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि ऑडियंस में साकामोटो फैमिली बैठी हुई थी और साकामोटो अपने माइंड में ही शिन को सारी मूव्स बता रहा था कि कब उसे कौन सा पंच मारना है, और इस तरह शिन बिना देखे भी तात्सु से लड़ पा रहा था। साकामोटो की बात सुनते ही शिन तात्सु की बैंड बजा देता है, वो भी बिना अपनी आंखें खोले। सब लोग शुगर बनी के लिए तालियां बजाते हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि ये लड़ाई असली में हो रही थी, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे तो ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया। साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 4 को, इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि शिन तात्सु को हरा देता है। इसके बाद हम दो और हिटमैन बॉइल्ड और ओबिगुरो को देखते हैं। ये दोनों ही साकामोटो को मारने आए थे। ओबिगुरो कहती है कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, जल्दी काम निपटा के घर चलते हैं। अब बॉइल्ड उस पे जोर से चिल्लाता है कि तुम चींटियों की लाइन पर पैर रखने वाली थी। बॉइल्ड का नियम है कि वो सिर्फ अपने टारगेट की ही जान लेते हैं। बॉइल्ड का चिल्लाना ओबिगुरो को पसंद नहीं है, लेकिन मन ही मन उसे ये बहुत हॉट लगता है। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं, जो कि शिन की आंखों में आई ड्रॉप डाल रही थी। ये असल में जहर का एंटीडोट था, जो कि तात्सु के पास ही रखा था। साकामोटो अब उससे पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो, जिस पर तात्सु कहता है कि अगर मैं बता दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। लू अब तात्सु का जहर वाला नाइफ उसी के अंदर घुसा देती है और कहती है कि अगर तुम्हें ये एंटीडोट चाहिए तो फटाफट बोलना शुरू कर दो। तात्सु अब बोलता है कि उसे डोंडेनकाई नाम की कंपनी ने हायर किया था। शिन बोलता है कि तुमने तो इतनी जल्दी सब उगल दिया। तात्सु कहता है कि मुझे अपनी जान प्यारी है, कंपनी से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो पैसों के लिए काम करता हूँ। वो ये भी बताता है कि वो JAA का मेंबर है। लू पूछती है कि ये JAA क्या है, जिस पर शिन बताता है कि जापानीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन्स, जो कि एक प्रोफेशनल हिटमैन कंपनी है, और शिन और साकामोटो भी उसके मेंबर हुआ करते थे, और जापान में करीब 400 प्रोफेशनल हिटमैन्स हैं। तात्सु अब साकामोटो से पूछता है कि क्या वो सच में द ऑर्डर का हिस्सा हुआ करता था। साकामोटो का रिएक्शन देख तात्सु समझ जाता है कि ऑर्डर सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं बल्कि सच में हुआ करता था। तभी एओई और हाना भी यहाँ आ जाती है। वो तात्सु को एक्टर ही समझ रहे थे, और शिन कहता है कि हम लोग यहाँ अगले नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं। इसके बाद ये सभी लंच करने जाने लगते हैं। तात्सु अब हैरान होकर पूछता है कि तुम लोग मुझे मारोगे नहीं, जिस पर शिन बताता है कि हम पार्क में मजे करने आए हैं, खून खराबा करने नहीं। इसके बाद हाना तात्सु के पास आती है और उसके हाथ पर एक बैंडेड लगा देती है और कहती है कि उसने बहुत अच्छा नाटक किया था, और बाय बाय बोलकर चली जाती है। तात्सु अब अपनी रस्सियां काट लेता है और सोचता है कि ये लोग पागल हैं क्या। खैर, उसका अब इन्हें मारने का मन नहीं था। रोलर कोस्टर पर एक और राइड लेकर वो अपने घर चला जाएगा। खाना खाते समय शिन बताता है कि एंटीडोट की वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं और अब वो पूरे दिन किसी का भी माइंड नहीं पढ़ पाएगा। लू अब साकामोटो से कहती है कि हमें घर चलना चाहिए। तभी एओई यहाँ आ जाती है और बोलती है कि आज आप तीनों अजीब बिहेव कर रहे हैं, वो कुछ छुपा तो नहीं रहे, जो सुनकर तीनों डर जाते हैं। इधर बाथरूम में तात्सु को बॉइल्ड और ओबिगुरो मिल जाते हैं और ओबिगुरो उसे पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाती है, जिस पर बॉइल्ड चिल्लाकर उससे कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, ऐसे टांगे फैला कर मत बैठो। वो तात्सु को बताते हैं कि वो भी यहाँ साकामोटो को मारने आए हैं। ओबिगुरो ने लेजेंड साकामोटो का सिर्फ नाम ही सुना था और वो उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। साकामोटो की बात से बॉइल्ड के
चेहरे पर लगे स्कार में खुजली होने लगती है। उबिगुरो पूछती है कि क्या उसे यह स्कार साकामोटो ने दिया था। बॉइल्ड कहता है कि नहीं, ये तो मैं गिर गया था उसका है। ये दोनों भले ही मजाकिया लग रहे थे, लेकिन तात्सु जानता है कि ये कितने खतरनाक हैं। 2 साल पहले बैल्कन इंसिडेंट में इन्होंने करीब 200 लोगों को मार दिया था। ये मार्शल आर्ट्स के मास्टर हैं और इन्हें डोंडेनकाई के पावर कपल भी कहा जाता है। इन दोनों के सामने साकामोटो और शिन नहीं टिक पाएंगे। इधर साकामोटो और बाकी लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं छुपा रहे, बल्कि हमें तो बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद ये लोग कुछ और राइड्स एंजॉय करते हैं। ये लोग खुली और भीड़ वाली जगह में थे, तो यहाँ किसी का मर्डर करना बहुत मुश्किल है। एओई कहती है कि अब हम हॉन्टेड हाउस में जाएंगे, जो देख तीनों डर जाते हैं, क्योंकि मर्डर करने के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। ये लोग अंदर जाते हैं। लू को यहाँ कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था, तो वो एक बोतल निकाल के उसमें से दवा पीने लगती है। वहीं बॉइल्ड और उबिगिरो सीसीटीवी वाले रूम में बैठकर इन्हें देख रहे थे। इस हॉन्टेड हाउस में कई लोग भूत बन के खड़े थे। इन पर एक ज़ॉम्बी हमला करता है, जो कि असल में हिटमैन था। साकामोटो डरने का नाटक करके तुरंत उसकी धुलाई कर देता है। उसके कपड़े में इन्हें हिटमैन लाइसेंस भी मिलता है। उबिगुरो साकामोटो से लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन वो जानती है कि साकामोटो बॉइल्ड का पुराना दोस्त है, तो उससे वो ही लड़ेगा। बॉइल्ड अब एक बोतल गटक जाता है और कहता है कि वो मेरा दोस्त नहीं है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम जेसीसी का असैसिन ट्रेनिंग स्कूल देखते हैं। यहाँ पहली बार बॉइल्ड साकामोटो से मिला था जब वो 15 साल का था और साकामोटो 14 साल का। बॉइल्ड ने सुना था कि साकामोटो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो उससे मिलने चला आया। दोनों इसके बाद दोस्त बन गए और साथ में टाइम बिताने लगे। अब वैलेंटाइंस डे पर बॉइल्ड साकामोटो से कहता है कि हम जैसे सिग्मा मर्दों को लड़कियों से चॉकलेट्स नहीं मिलने वाली, लेकिन साकामोटो स्कूल की लड़कियों में बहुत पॉपुलर था और उसे लड़कियों से बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे। वहीं नागुमो को तो ठेला भर के लड़कियों से चॉकलेट्स मिली थी। वो पूछता है कि ये तुम्हारे पीछे कौन है, जिस पर साकामोटो बोलता है कि पता नहीं। जो सुन बॉइल्ड शॉक हो जाता है। फिर साकामोटो कहता है कि तुम्हें अगर चॉकलेट्स चाहिए हो तो इनमें से उठा लेना। बॉइल्ड को लगा था कि वो और साकामोटो एक जैसे हैं, लेकिन साकामोटो सिग्मा मर्द था ही नहीं। उबिगुरो को लगता है कि बॉइल्ड अब इस काम के बहाने साकामोटो से पुराना हिसाब बराबर करना चाह रहा है, जिस पर बॉइल्ड चिल्लाकर मना करता है कि उसे कोई बदला नहीं लेना। इधर साकामोटो और शिन एक एक करके हिटमैन्स को हराते जा रहे थे और लू बहुत ज्यादा डर रही थी। शिन उसका मजाक उड़ाता है कि जरा हाना से कुछ सीखो, इतनी छोटी होने के बाद भी उसे डर नहीं लग रहा। लू अब फिर से बोतल निकालकर पीने लगती है। उस बोतल को सूंघने पर शिन को पता चलता है कि ये दवा नहीं, दारू है। तभी इन्हें एक बंद दरवाजा दिखाई देता है और लू, जो कि नशे में भंड हो गई थी, वो बिना सोचे उस गेट को खोल देती है। उसमें से ढेर सारे ज़ॉम्बीज निकलते हैं, जिससे ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। फिर भीड़ से बॉइल्ड बाहर आता है और साकामोटो को टक्कर मारता है, जिससे वो दीवार तोड़ के दूर जाके गिरता है। साकामोटो उस पर एक आईडी कार्ड फेंक कर मारता है, जिससे बॉइल्ड बच जाता है और साकामोटो से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। साकामोटो बोलता है कि नहीं, मेरी फैमिली कहाँ है। बॉइल्ड कहता है कि आज के बाद तुम जरूर मुझे याद करोगे। इतना कहते हुए उसे आंसू आ जाता है। दूसरी तरफ एओई और हाना बेहोश हो गई थी और शिन को मारने उबिगुरो यहाँ आ जाती है, लेकिन नशे में भंड लू तुरंत ही उसके मुंह पर लात मार देती है। वो बिल्कुल एक ड्रंकन कुंफू मास्टर लग रही थी। इधर बॉइल्ड फिर से पूछता है कि मैं तुम्हें सच में याद नहीं। साकामोटो फिर से मना करता है, तो बॉइल्ड कहता है कि मुझे भी तुम थोड़े ही याद हो और तुम्हारी फैमिली खो गई है तो खुद ढूंढ लो। साकामोटो अब गुस्से में उसे मारने आता है, लेकिन बॉइल्ड साकामोटो के मुंह पर एक बॉम्ब फेंक के मारता है। साकामोटो अब उसे लात मारता है, तो बॉइल्ड उससे भी बच जाता है और कई सारे बॉम्ब साकामोटो की तरफ फेंकता है। इसके बाद वो साकामोटो को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी आवाज दूसरी तरफ उबिगुरो को भी आती है। लू फिर उसे पंच मारने जाती है, लेकिन उबिगुरो उसका
पंच पकड़ लेती है और फिर लू के बाल पकड़कर उससे कहती है कि तुम्हें इससे बेटर करना होगा। इसके बाद वो कहती है कि वो एक झटके में लू और शिन को मार सकती है, लेकिन उसमें वो मजा कहाँ। अब उसके आदमी शिन को पकड़कर बांध देते हैं और एक चेन सॉ चालू करते हैं। उबिगुरो कहती है कि कई लोग फटी में ही अपनी असली ताकत दिखाते हैं। अब लू को हर 10 सेकंड में एक बार उबिगुरो को टच करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो शिन के टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब लू रोते हुए कहती है कि मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, शिन तुम्हारे तो लग गए। इधर बॉइल्ड साकामोटो से कहता है कि तुम 5 साल से रिटायर हो और उन दोनों के एक्सपीरियंस में 5 साल का गैप है, इसीलिए साकामोटो कमजोर पड़ गया। साकामोटो फिर से उसे पंच मारने की कोशिश करता है तो बॉइल्ड उसके मुंह पर फिर से बॉम्ब फोड़ देता है। उसके बॉम्ब्स किसी रबर की बॉल की तरह बाउंस कर रहे थे। बॉइल्ड कहता है कि मेरे सुपर बॉल बॉम्ब्स और रॉकेट डायनामिक पंच के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। वो उसे कितनी भी दूरी और एंगल से मार सकता है, लेकिन साकामोटो इसके बारे में भी भूल गया होगा। अब साकामोटो को याद आता है जब बॉइल्ड ने उसे और नागुमो को बताया था कि उसने एक ग्लव बनाया है जिसमें वो डायनामाइट डालता है और उसके धमाके से उसके पंच की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका नाम उसने रॉकेट डायनामाइट पंच रखा था। वो अपनी सुपर बॉल्स के बारे में भी बताने लगता है और साकामोटो मन में सोच रहा था कि ये क्या फुद्दू नाम है। तभी साकामोटो की नजर उसके बॉम्ब्स की केमिकल कंपोजिशन पर पड़ती है। बॉइल्ड अब साकामोटो की धुलाई करते हुए कहता है कि वो उसके जैसा बनना चाहता था। तुम्हारे सारे मिशन कमाल के होते थे, लड़कियां तुम्हें चॉकलेट देती थीं और अब जरा अपनी हालत देखो, तुम कमजोर हो गए हो, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इतना कह के वो साकामोटो को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे साकामोटो बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद वो अपनी सिगरेट पीने लगता है, लेकिन तभी उसे बहुत भयानक ऑरा महसूस होता है, जैसे कि कोई उसे कुत्ते की मौत मारने वाला है। साकामोटो अब धुएं से बाहर निकलते हुए उन सभी केमिकल्स के नाम लेता है जिनसे बॉइल्ड ने अपने बॉम्ब्स बनाए थे। साकामोटो कहता है कि अब मुझे सब याद आ गया है बॉइल्ड, और अब मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। और हम देखते हैं कि साकामोटो का अचानक ही वजन कम हो गया था और वो बिल्कुल पहले जैसा दिख रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, साकामोटो का वजन कैसे कम हो गया और अब वो क्या तबाही मचाएगा, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।